हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपका उत्तराखंड स्केलर के लिए केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और इसमें अभी तक हम यहाँ पर अम्ल और क्षारक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऊपर के सारे टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार क्विक रिवीजन आप लोग उनका कर लीजिएगा ताकि जब हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करें तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए, यहाँ पर अम्ल, क्षारक और लवण हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज का ये टॉपिक रहने वाला है और इसमें कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बात करें यहाँ पर ये क्षारक हमने डिस्कस करे थे और आज यहाँ पर थोड़ा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में देखते हैं कि जब बेसेस की रिएक्शन करवाई जाती है, किसके साथ? बेसेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? क्षारक किसके साथ रिएक्ट करते हैं? क्षारक रिएक्ट करते हैं यहाँ पर मेटल के साथ। तो आप लोग लिखेंगे क्षारक। अभी मैं बताऊंगा क्षारक और क्षार में डिफरेंस क्या होता है, अभी देखने वाले हम। क्षारक यहाँ पर अभिक्रिया करेगा धातु के साथ और इससे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा लवण, धातु का लवण बनता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनता है आपके पास? हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि हमारे पास जो बेस है, बेस, मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है। हमने देखा था जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ, तो भी हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जब यहाँ पर एक क्या हो रहा है? बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तब भी यहाँ पर क्या हो रही है? एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें नोट करनी है आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बेस होते हैं यहाँ पर रिएक्ट करते हैं जब मेटल के साथ, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस टिक करके आएंगे। चाहे मेटल यहाँ पर किसकी बात करें, चाहे बेसिस की बात करें, चाहे एसिड की बात करें, दोनों केसेस में। अगला यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो बेस होता है हमारे पास, क्षारक होता है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। तो ये बातें आपको नोट करनी है, यही आपके लिए मेन पॉइंट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की जाएगी धात्विक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड यहाँ पर है, जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल के ऑक्साइड, मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन रहेगा, तो मेटल के ऑक्साइड यहाँ पर कैसे होते हैं नेचर के? कैसा नेचर होता है इनका? बेसिक नेचर होता है। कैसी प्रकृति होती है इनकी? क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है। क्षार और क्षारक लगभग एक ही चीज होते हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेटिवली इनको यूज किया जाता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर बात की जाती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो आप बोलेंगे क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर इनका रहता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट यहां पर से पूछा जाता है, तो आपको ये नोट कर लेना है। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं भाई? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इनकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक होती है। और यहां पर आपको धात्विक ऑक्साइड पूछ लिया जाए तो उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है। ठीक है ना? कर लेंगे इसको। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो बेसेस होते हैं, हमने बोला जो क्षारक होते हैं, ठीक है, क्षारक हैं, और अगर ये कैसे हैं? जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील हैं, तो इनको बोला जाता है क्षार। क्या बोला जाता है इनको? क्षार बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एल्केली। यहां पर क्या बोला जाता है? एल्केली बोला जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा एल्केलाइन सॉल्यूशन। क्या सुना होगा? एल्केलाइन सॉल्यूशन सुना होगा आपने यहां पर सुना होगा एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो यही होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो क्या रहेंगे? बेसेस रहेंगे या क्षारक रहेंगे, उनको क्या कहेंगे हम? क्षार कहेंगे। इंग्लिश में एल्केली कहा जाता है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, यहाँ पर जैसे NaOH है, NaOH एक बेस तो है ही, लेकिन ये पानी में घुल जाता है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये एक एल्केली है। क्या है? ये एक एल्केली है या एक क्षार है। चलिए, इतना आप कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है पीएच से रिलेटेड। पीएच पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है पावर। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर होता है। और यहाँ पर हम देखते क्या हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी सॉल्यूशन में H प्लस की कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता हम देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं? सांद्रता देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। H प्लस की कंसंट्रेशन देख के बता सकते हो, सांद्रता देख के बता सकते हो कि कितना ज्यादा H प्लस है, या फिर OH निगेटिव की सांद्रता देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास हाइड्रोजन का आयन है और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। H प्लस एंड OH निगेटिव, इन दोनों की कंसंट्रेशन या सांद्रता देख के हम बता सकते हैं कि कोई यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। और अगर हम H प्लस की सांद्रता को देख के चीजें बता रहे हैं तो किस तरीके से बता पाते हैं, उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो H प्लस की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है, H प्लस की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे यहां पर एसिडिक प्रकृति, जो अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है, वो बढ़ती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जैसे जैसे क्या होती है? H प्लस की सांद्रता बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, वैसे ही अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। और ये जो हमारे पास क्या है? स्केल है, पीएच स्केल है, यहाँ पर पीएच स्केल है। ये 0 से लेकर कहाँ तक होती है हमारे पास? 0 से 14 तक होती है। कितने तक होती है? पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक रहता है भाई? 0 से 14 तक रहता है। बात आप लोगों को नोट कर लेनी है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से लेकर 14 तक रहती है। अब अगर यहां पर बात कर ली जाए, H प्लस की सांद्रता हमने बोला जैसे जैसे बढ़ रही है, देखने को मिल रहा होगा तुम्हें यहां पर H प्लस की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि pH की वैल्यू क्या आ रही है? घट रही है। तो जैसे जैसे pH की वैल्यू घटती है, नोट करना आपको, pH की वैल्यू जैसे जैसे घटती है, वैसे वैसे यहाँ पर H प्लस की सांद्रता बढ़ती है और यहाँ पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे जैसे H प्लस की सांद्रता यहाँ पर क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर देखो इधर की तरफ H प्लस की सांद्रता, अब इधर की तरफ H प्लस की सांद्रता बढ़ रही है तो इधर घट रही होगी, ठीक है ना। तो इधर H प्लस की सांद्रता घटने वाली है, तो यहाँ पर लिख लेना H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता इधर की तरफ क्या होने वाली है? घटने वाली है। और इधर OH निगेटिव की सांद्रता बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? देखो इधर H प्लस की सांद्रता बढ़ेगी और इधर की तरफ OH निगेटिव की सांद्रता बढ़ेगी। इतनी बात समझ पाएंगे हम, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इधर H प्लस की सांद्रता कम हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर क्षारीय प्रकृति, यहाँ पर जो क्षारीय प्रकृति है इसकी, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे pH की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, जैसे जैसे pH की वैल्यू ज़्यादा होगी वैसे वैसे क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और बीचों बीच यहाँ पर जब हम बात करेंगे 7, तो ये होता है न्यूट्रल। यहाँ पर क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। इतना आप लोग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। जितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पर नोट प्रिपेयर करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। और मैं स्पेशली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जा रही हैं, सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आता हमारे पास कुछ कंपाउंड्स है या कुछ चीज़ें हमारे पास, कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके पीएच वैल्यूज हमको याद करने होते हैं। जिनके क्या करने हैं? पीएच वैल्यू हमको याद रखने हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे पेट में, जिसको हम जठर रस, ठीक है भाई, नोट कर लेना इनको। ऐसे ही यहाँ पर फालतू की वीडियो मत देखना। अगर तुमको तमीज़ से तैयारी करनी है तो नोट्स प्रिपेयर कर लेना इसके। अगर आप सीरियस हो, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जठर रस इसको कहा जाता है और जठर रस का पीएच लगभग 1.2 के करीब होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है भाई? डायरेक्टली याद रखेंगे 1.2।
यहाँ पर सेकंड आता है आपके पास लेमन जूस, जिसको हम बोलने वाले हैं नींबू का रस। ठीक है, ये क्या है, नींबू का रस है। और इसका पीएच लगभग कितना होता है, 2.2 के करीब होता है। कितना होता है भाई, 2.2 के करीब होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्योर वाटर की जब बात करेंगे, यहां पर हम शुद्ध जल की बात करेंगे तो शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल की जगह आपसे एग्जाम में आशुद्ध जल भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है भाई, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। और ये डिस्टिल्ड वाटर जो होगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, इसका पीएच वैल्यू भी यहां पर 7 होगा। तो भले ही आपसे शुद्ध जल पूछ ले, भले ही आपसे अशुद्ध जल पूछ ले, यानी कि आपसे प्योर वाटर पूछा जा सकता है, डिस्टिल वाटर पूछा जा सकता है, दोनों का पीएच आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 7 होता है। ठीक है ना, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला यहां पर बात कर लेता हूं मैं। ब्लड जो होता है हमारे शरीर का जो खून है, रक्त है, जो तुम्हें यहां पर तैयारी करवा रहा है, ठीक है ना, ब्लड यहां पर इसका पीएच कितना होता है भाई, रक्त का पीएच होता है 7.4। नोट्स प्रिपेयर कर लेना भाई, ठीक है ना। यहां पर ब्लड का पीएच कितना होता है, यहां पर 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जब हम बात करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है भाई साहब, इसका पीएच होता है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एंड द लास्ट वन यहां पर हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर इसका विलयन है। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच कितना होता है, 14 होता है। इसका पीएच कितना होता है, 14 होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई है, हम एनसीईआरटी को बेस मानकर चल रहे हैं। और जितने भी टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तो हम जनरली अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं कि एक बार आप लोग टच कर ले हर टॉपिक को कि किस टॉपिक से यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो एमसीक्यू में मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी एग्जाम्स हुए होंगे किसी भी टाइप के, यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए होंगे कभी किसी भी एग्जाम में, वो सारे के सारे हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। लेकिन एमसीक्यू करने के लिए आपको पहले टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सीधे ही एमसीक्यू करा देता हूं तो आप लोग घबरा जाएंगे। जब एमसीक्यू देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कहां पर से चीजें आ रही हैं। तो जब आप एक बार टॉपिक्स कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही एमसीक्यू देखेंगे आपको पता चलेगा ये कौन से टॉपिक से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको खुद पर भी यहां पर विश्वास आएगा फिर कि मुझे ये चीजें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट यहां पर हमारे पास क्या रहने वाला है, तो हमारी बॉडी वर्क करती है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। तो यहां पर लिख लेंगे हमारा शरीर कहां पर काम करता है, 7.0 से 7.8 पीएच पर काम करता है। अगर हमारे शरीर को काम करना है तो हमारे शरीर का पीएच कितना होना चाहिए, 7.0 से 7.8 के करीब होना चाहिए। इसी में अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, इसी में सारी प्रोसेसेस यहाँ पर हो पाएंगी, सारी प्रक्रियाएं जो शरीर की होती है। अगर इससे ऊपर नीचे यहाँ पर पीएच हो गया तो भाई साहब हो गए तुम बीमार, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर तुम इस धरती पे नहीं रहोगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। यहाँ पर देख लेते हैं जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसी को एसिड रेन कहते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ऑप्शन में एक दिया रहेगा लेस देन 5.6, और आप इसको टिक करके आ जाएंगे, कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। अगला देखें, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा पेट HCl क्या करता है भाई,
उत्पादन करता है, HCl का उत्पादन करता है। हमारा जो पेट है, हमारा स्टमक है, वो HCl को रिलीज करता है, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली बात यहां पर करें, आवर टीथ कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। तो लिखेंगे हमारे दांत संक्षारित हो जाते हैं जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? हमारे दांत संक्षारित हो जाते हैं कब? जब हमारे मुंह का pH कितना होता है? 5.5 से कम हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो अब एक बात बताओ, हमारे दांत संक्षारित कब होते हैं? जब हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है। हमारा मुंह कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और इसको यहाँ पर बचाने के लिए हम दांत साफ करते हैं और टूथपेस्ट से करते हैं। तो आप लोगों को बताना है टूथपेस्ट का नेचर कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, एसिड को उदासीन बनाना है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? उसके लिए यूज किया जाता है बेस, यानी कि हमको क्षारीय प्रकृति का क्या यूज करना है? टूथपेस्ट यूज करना है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टूथपेस्ट के यूज किया जाता है दांत साफ करने के लिए, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आप लोग उसको बता पाएंगे कि उस टूथपेस्ट का नेचर यहां पर क्षारीय होता है, बेसिक होता है। कर सकते हैं इसको। चलिए आगे यहां पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। जो यहां पर क्या होता है हमारे पास? NaCl, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ब्राइन। इसको क्या कहते हैं भाई? ब्राइन कहते हैं। यहां पर ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। तो NaCl सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन कहा जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। इसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण। क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CaOCl2 होता है। ध्यान रखेंगे इसको। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, ठीक है ना। कर लेंगे इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट यहां पर ध्यान में रखेंगे बेकिंग सोडा। अगला क्या है? बेकिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा का यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। बेकिंग सोडा होता है हमारे पास NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। यहां इसको क्या बोला जाता है? पाक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक सोडा भी कहा जाता है। इनके फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इन टॉपिक से अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaHCO3। और क्या कहा जाता है भाई इसको देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। नोट कर लेना इन चीजों को भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है इसको। अगला देखेंगे यहां पर वॉशिंग सोडा, जिसको कि हम धावन सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। धावन सोडा भी कहते हैं वॉशिंग सोडा। यहां पर इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। यहां पर ध्यान रखेंगे Na2CO3.10H2O यहां पर दिया रहेगा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बात समझ में आ रही है? डेकाहाइड्रेट यानी कि 10H2O यहां पर है। अगर नॉर्मली तुम्हें अगर ऑप्शन में Na2CO3.10H2O नहीं दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है? Na2CO3 दे रखा है, तो Na2CO3 मार्क करके आएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी? अगर Na2CO3 आपको नहीं दिया गया है,
अगर Na2CO3.NH2O नहीं दिया गया है तो आप सिर्फ क्या टिक करके आएंगे, Na2CO3 टिक करके आएंगे, सोडियम कार्बोनेट टिक करके आएंगे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है वॉशिंग सोडा का इनमें से कौन सा नाम है, दूसरा नाम, तो आपको बता देंगे उसको सोडियम कार्बोनेट है। डेकाहाइड्रेट नहीं भी दिया है तो भी आप टिक करके आएंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है, Na2CO3.NH2O भी है और Na2CO3 भी है, तब आपको ये टिक करके आना है। और नॉर्मली ये अकेला होगा तो इसी को टिक करके आएंगे। और अगर ये नहीं दिया गया पूरा, सिर्फ क्या दिया गया है, Na2CO3 दिया गया है, तो Na2CO3 टिक करके आएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहां पर ध्यान देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है यार, NaOH होता है, NaOH। इसको और कुछ बोला जाता है, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहां पर इसको क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्या कहा जाता है, POP। यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपके पास, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, CaSO4.12H2O होता है। क्या होता है भाई, CaSO4.12H2O होता है। किसका फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। डायरेक्टली इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर अगला देखें, अगर हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास जिप्सम। अगला क्या है, जिप्सम है, और इसका भी लगभग सेम ही फॉर्मूला होता है, CaSO4.2H2O। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहां पर अगर आपको हाफ H2O दिख रहा है तो आप ध्यान रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर आपको 2H2O दिख रहा है तो आप बोलेंगे यहां पर कौन है, जिप्सम है। किसके साथ, CaSO4 के साथ। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? और याद करना चाहते हो तो कैसे याद रख लो यार, ऐसा समझो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आधा कट्टा है हमारे पास। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना कट्टा है, आधा कट्टा है। आधा का मतलब हाफ, तो सीधे याद हो जाएगा आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना कट्टा है भाई, हाफ कट्टा है। तो यहां पर क्या करेंगे आप, CaSO4.12H2O यहां पर लगा लेंगे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? आप लोग यहां पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको किस तरीके की और चीज़ें यहाँ पर चाहिए, आप लोग क्या किस तरीके से और तैयारी करना चाहते हैं। और आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।